नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं पॉलिटिक्स इज़ नथिंग बट अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। इतिहास के हिसाब से बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस रहे हैं जिन्होंने मासेस को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया है, बट कुछ ऐसे भी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स रहे हैं और आज भी हैं जो कि आपको उनके हिसाब से सोचने के लिए ट्रिक कर सकते हैं और अपने गंदे काम जनता से करवा सकते हैं। दिस इज़ मोर डेंजरस सिंस ऑपोजिशन के लोग इन पॉलिटिशियंस को डायरेक्टली अक्यूज नहीं कर सकते और इन पॉलिटिशियंस की इमेज हमेशा साफ सुथरी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं पॉलिटिशियंस कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स मासेस को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पोलराइजिंग एवरीथिंग इनटू टू साइड्स ऑफ द डिबेट, जैसे कि या तो आप नेशनलिस्ट हैं या फिर एंटी नेशनल। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके बारे में हम में से कितने लोग जानते हैं, वी स्टिल फॉल फॉर इट। दिस ट्रिक इज मोस्टली यूज्ड टू डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम देयर ओन ब्रोकन पॉलिटिकल प्रॉमिसेस। मतलब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल पॉलिटिशियंस के द्वारा किया जाता है। इस ट्रिक का एक इविल एग्जाम्पल हमें रवांडा में देखने को मिलता है, जहां रवांडन गवर्नमेंट ने अपने हर एक फेल्योर का रीज़न वहाँ के माइनॉरिटीज़ तुत्सीज को बताया। हुतू जो कि एक मेजॉरिटी ट्राइब था, उनके पॉलिटिशियंस और मीडिया ने कंट्री को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। हुतूस जो कि मेजॉरिटी में थे, तुत्सीज को डिह्यूमनाइज करते थे और मानते थे कि रवांडा से इन्हें निकाल देना चाहिए। ये एक्सट्रीम पोलराइजेशन रवांडा को जेनोसाइड तक लेकर गया, जो कि 100 दिनों तक चला, जिसके दौरान करीब 8 लाख तुत्सीज और करीब 1 लाख हुतूस को मौत के घाट उतार दिया गया। थॉमस कैरोथर्स के रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया इज वन ऑफ द 9 मेजर कंट्रीज ग्रैपलिंग विद दिस प्रॉब्लम करेंटली। रिसर्च के हिसाब से अ वेरी डिसाइसिव लीडर कैन ओनली पोलराइज द मास, सच एज जोरोस्लाव इन पोलैंड, रीसेप इन टर्की एंड नरेंद्र मोदी इन इंडिया। So whenever someone tells you to hate an entire community or a group, try decoding the message. इसमें ज़रूर कोई पॉलिटिकल एजेंडा छुपा होगा। सेकेंड इज रिपीटिंग लाइज ओवर एंड ओवर अगेन। हिटलर रिजीम के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स का कहना था, रिपीट अ लाई ऑफन एनफ एंड इट बिकम्स द ट्रुथ। मतलब झूठ को इतनी बार बोलो और बार बार बोलो कि वो सच सा लगने लगे। लिन हैशर, अ साइकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, इसे इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट कहते हैं। मतलब भ्रम का सच पर प्रभाव हो जाना। इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट ह्यूमन साइकी का एक ऐसा एरर या ग्लिच है जो कि बार बार दोहराए जाने वाली बातों को सच मानने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्टर्स का बार बार डिफरेंट मंच से ये बात बोलना कि राहुल गांधी का असली नाम राहुल विंची है और उनके पिता या तो मुसलमान थे या तो क्रिश्चियन थे। और फिर सिमिलर मैसेज डिफरेंट मीडियम्स जैसे कि सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप के जरिए रीइंफोर्स करना एक इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे लोग इस बात में बिलीव करने लगते हैं। द क्विंट के इस रिपोर्ट को देखिए, लोग मैडली इस बात में बिलीव कर रहे हैं। ट्रू, ये सही है क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो मुस्लिम थे। व्हाट्सएप से सही या गलत? राइट क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी शायद इटली की थी। जबकि ये बात सच होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डबल चेकिंग एनी इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन। मार्केटर्स और पॉलिटिशियंस ह्यूमन साइकोलॉजी के इस ग्लिच या फिर गलती का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लार्जर देन लाइफ इमेज इन योर माइंड, बिकमिंग अबव क्रिटिसिज्म। ये एक ऐसी ट्रिक है कि कोई भी डिक्टेटर या तानाशाह या फिर पॉलिटिकल लीडर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी एक ऐसी इमेज प्रदर्शित की जा सके जिस पे लोग किसी भी गलत काम करने का यकीन ही ना करें। मतलब लोग ये माने ही ना कि ये इंसान गलत काम कर सकता है। ह्यूमंस खुद से बेटर पोजीशन में बैठे लोगों को लीडर्स के रूप में आइडलाइज करते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर में ह्यूमंस के इवोल्यूशन थ्योरी में मिलता है, जिसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप या कम्युनिटी का लीडर सिर्फ उन्हें बनाया जाता है जो कि दूसरों से किसी भी तरह के स्किल में बेटर हो, और दूसरे लोग ग्रुप में सरवाइव करने के लिए लीडर्स के इन स्किल को फॉलो करना चाहते हैं। जेमी टेहरानी, जो कि एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बताते हैं
कि ऐसी इमेज किसी भी प्रोपेगेंडा या फिर थॉट प्रोसेस को मासेस में फीड करने के लिए इजी कर देता है। ऐसे केसेस में लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है, बल्कि ये देखते हैं कि कौन बोल रहा है। इस सेलिब्रिटी वर्शिपिंग का मोस्ट रेडिकल एग्जाम्पल हमें नॉर्थ कोरिया की किम फैमिली में मिलता है, जिन्होंने बच्चों को ये तक सिखाया कि वो भगवान हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। द प्रोपेगेंडा वाज सो डीपली इनग्रेन्ड दैट किंग जॉन सेकेंड के मरने पर लोग एक्चुअली रो रहे थे। नॉर्थ कोरिया में भूखमरी, मास क्रुएलिटी और हर तरह के ऑफुल कंडीशंस के बाद भी लोग रिबेल नहीं कर पा रहे थे, सिंस वो बिलीव करते थे कि वो भगवान के खिलाफ रिबेल करेंगे। इंडिया में सेलिब्रिटीज का लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएशन का एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस के मंदिर बनवाना है, जैसे कि सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी। इनफैक्ट इंडिया में बहुत से बीजेपी सपोर्टर्स गर्व से ये बात बोलते हैं कि वो मोदी भक्त हैं। इस तरह की भक्ति और लार्जर देन लाइफ इमेजेस एक्चुअली डेंजरस फॉर अ डेमोक्रेसी, सिंस एक सोसाइटी किसी भी पॉलिसी को अनबायस्ड तरीके से देख ही नहीं सकती है। दे ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम योर प्रॉब्लम ऑन एन अदर। एक दूसरी चीज जो तानाशाह या फिर वॉनबी डिक्टेटर्स करते हैं, किसी दूसरे स्मॉलर ग्रुप, उन्हें अपनी सारी कमियों के लिए ब्लेम करना। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ये ग्रुप जिम्मेदार है। क्राइम क्यों है, ये ग्रुप जिम्मेदार है। ऑफ कोर्स एक सोसाइटी के अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम और इलिटरेसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, जबकि एक दूसरे ग्रुप पर इसका ब्लेम डाल देना ज़्यादा इजी हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे स्केपगोटिंग बुलाते हैं। दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी ऑफ एडोल्फ हिटलर who went after Jewish people. In Rwanda, Tutsis were blamed. In USA, Trump blamed Muslims and Mexicans. United Kingdom blamed immigrants for their problems. In case of Germany and Rwanda, it led to genocide of the blamed community. While in USA and UK, in ethnic groups और minorities के खिलाफ hate crime में वृद्धि देखी गई। भारत भी scapegoating के इस कंसेप्ट से अछूता नहीं रहा है, जहां तबलीगीज were blamed for the spread of coronavirus, which led to many attacks on Muslim vendors in different part of the country. बढ़ते हुए क्राइम अगेंस्ट वुमेन का ब्लेम हम वेस्टर्न कल्चर और कपड़ों पे डाल देते हैं। सिटीजन ट्रुथ के एक रिपोर्ट के हिसाब से पहले पॉलिटिशियंस इन बातों को किसी स्टेज से बोलते हैं, फिर मीडिया इसी मैसेज को बार बार पब्लिक में पुश करती है। जब भी आप गवर्नमेंट से किसी पॉलिसी पर सवाल पूछें और उसका रीज़न किसी कम्युनिटी को बताया जाए, ये समझने की कोशिश करें कि ये पॉलिटिशियंस स्केपगोटिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं आपको और हमें भ्रमित करने के लिए। They do everything they can to appeal to emotion rather than logic. हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स ये मानते थे कि अगर एक मैसिव अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को अपने हिसाब से सोचने के लिए तैयार करना है तो लॉजिक इज नॉट द वे। इनफैक्ट वो बिलीव करते थे कि इमोशन से लोगों को जल्दी उत्तेजित किया जा सकता है। इस कंसेप्ट को इमोपोलिस कहते हैं। रॉब यॉन्ग, जो कि एक चार्टर्ड साइकोलॉजिस्ट है, मानते हैं कि अपने केस को बेटर और स्ट्रांगली बिल्ड करने का तरीका लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इमोशन है। न्यूरो साइंटिस्ट भी इस थियरी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि जो लोग इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते, वो लोग डिसीजन भी नहीं ले पाते, विच मीन्स डिसीजन मेकिंग को ट्रिगर करने के लिए इमोशन को ट्रिगर करना ज़रूरी है, और जिस तरफ इमोशन का झुकाव होगा डिसीजन भी उसी फेवर में आएगा। पॉलिटिक्स में सिंपैथी वोट्स इसी थियोरी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन कंसल्टेंट टकर मार्टिन बताते हैं, इमोशन इज द सेंटर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। अगर आपको जीतना है तो आपको जनता को एक्साइटेड रखना होगा। उनका कहना है कि ट्रंप ने जब से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस ज्वाइन की है, he is constantly drilling around sensitive nerves as if he wants to make us cry. ऑथर रिक शेंकमैन कहते हैं, ये सिर्फ ट्रंप नहीं करते, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉलिटिशियंस। इंडिया में भी काफ़ी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। In my life, I've seen my grandmother die. I've seen my father die. I've seen my grandmother go to jail. And I've actually been through a tremendous amount of pain. गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया।
So that's all about today's video, folks. Do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. Do share the video with your friends and family if you like it. Thank you for watching.